नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री बिहार में एक बार फिर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो झारखंड की सीमा से सटे जिले जमुई में आदिवासियों के बीच भगवान के नाम से लोकप्रिय और इस देश की एक महान विभूति बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। बिरसा मुंडा से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और वहां से झारखंड के आदिवासी समुदाय के वोटों को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल यह है कि 10 साल 5 महीने की सरकार चलाने के बाद नरेंद्र मोदी को पहली बार बिरसा मुंडा की याद आई, आदिवासियों की याद आई, झारखंड का चुनाव चल रहा है तभी याद आई। और क्या नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि जिस दौर में नरेंद्र मोदी का चरमोत्कर्ष था, वो सत्ता के शीर्ष पर थे, उस दौर में झारखंड को पहली बार कोई स्टेबल गवर्नमेंट मिली, 5 साल की सरकार, और संयोगवश वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन उस सरकार के ऊपर मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार कोई गैर आदिवासी बिठाया गया। झारखंड को पहला नॉन ट्राइबल सीएम दिया गया और 5 सालों तक जो सरकार चली, आज तक की इकलौती सरकार पिछले 24 सालों में जब से झारखंड बना है, वो भाजपा ने चलाई रघुवर दास के नेतृत्व में। वो कोई आदिवासी नहीं थे, तब आदिवासी याद नहीं आए। तब उन्हें आदिवासी याद नहीं आए जब मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी की पार्टी की डबल इंजन की सरकार होते हुए पेशाब पिलाने की घटना हुई, उसके ऊपर पेशाब करने की घटना हुई आदिवासी के ऊपर। तब उन्हें याद नहीं आई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहां आदिवासियों की हालत क्या बनी हुई है, छोटू वसावा की पार्टी को क्यों वो लोग वोट देते रहे और क्यों भारतीय जनता पार्टी के फोल्ड में आने से दूर बने रहे आदिवासी, तब उन्हें याद नहीं आई। तब तो वहां बड़े कॉरपोरेट घराने याद आ रहे थे, तब तो वहां जमीनों को लेकर जो चीजें चल रही थी वो सब याद आ रहे थे। लेकिन अब बिरसा मुंडा के सहारे इस देश में अनुसूचित जनजाति के वोटों को निशाना लगाने की जो कोशिश है, क्या झारखंड का आदिवासी समाज इसे स्वीकार करेगा? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री सारे काम वोट बैंक को ध्यान में रखकर करते हैं? जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में एक खास समुदाय की बड़ी पवित्र स्थली माने जाने वाले पोहरा देवी मंदिर पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे। क्या उस समुदाय के वोटों पर निशाना है? बंगाल के चुनाव के पहले मतुआ समाज से जुड़े एक बेहद पवित्र स्थल पर उन्होंने बांग्लादेश का दौरा उस वक्त किया था जब कोरोना की प्रचंड दूसरी लहर चल रही थी। कोई अंतर्राष्ट्रीय नेता, कोई राष्ट्र प्रमुख किसी एक देश से दूसरे देश में जा नहीं रहा था। दरअसल ये वोट बैंक की राजनीति है और वोट बैंक की राजनीति में ही बिरसा मुंडा भी याद आते हैं, वोट बैंक की राजनीति में ही अम्बेडकर भी याद आते हैं, वोट बैंक की राजनीति में ही कांसीराम भी याद आते हैं। वोट बैंक की ही राजनीति थी कि जिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती अवतार जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया था विधायक दल के आंतरिक मतदान में, वही लोग कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने तक चले गए। और जिन लोगों के खिलाफ बगावत करके चौधरी चरण सिंह ने जनता पार्टी तोड़ी थी, उन चौधरी चरण सिंह के पोते को, जयंत चौधरी को अपनी पार्टी के साथ जोड़ना था तो उन्हें भारत रत्न दिया गया। सियासत में अपनी सुविधा से किसी को भी उठा लेना, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाना और नीतीश कुमार के साथ राजनीतिक रूप से गलबहियां करना, कल फिर गलबहियां किया जाएगा। लेकिन कल नहीं, आज ही गलबहियां किया जाएगा जमुई में। और जब जमुई में आज गलबहियां देखने को मिलेगी तो यह भी जरा देखना महत्वपूर्ण होगा कि मंच की अगली कतार में प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आदिवासी समाज से जुड़े कितने लोगों को बैठने की इजाजत दी जाती है। पहली पंक्ति में बिरसा मुंडा के समुदाय से जुड़े हुए लोगों को, कितने लोगों को आगे बिठाया जाता है और उस समाज के आर्थिक सामाजिक स्थिति में पिछले 10 साढ़े 10 सालों में जब से देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, किस स्तर का बदलाव आया, यह देखना महत्वपूर्ण है। बदलाव की इसी आकांक्षा में पश्चिम बंगाल के जंगल महल में 2019 में तकरीबन सारी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दे दी थी, लेकिन बदलाव नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में ही उसका असर दिख गया कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बुरी तरह से पिछड़ने लगी। झारखंड की बात करें, झारखंड में अडानी का जो पावर प्लांट लगा,
हजारों एकड़ जमीनें ली गई। उससे वहां के आदिवासियों को क्या मिला? जमुई से ज्यादा दूर नहीं है गोड्डा का वो इलाका जहां पावर प्लांट बन रहा है। कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है, बिजली बनती है तो बांग्लादेश जाती है, बिजली का जो पैसा मिलता है वो अडानी साहब को जाता है। झारखंड के आदिवासियों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। क्या मिला जहरीली गैसों के सिवा? प्रधानमंत्री जब आएंगे तो आज आप देखेंगे कि बड़ा ही लच्छेदार भाषण दिया जाएगा। बिरसा मुंडा की याद में तमाम बातें कही जाएगी। वैसे प्रधानमंत्री का इतिहास ज्ञान भी बड़ा विचित्र होता है। नरेंद्र मोदी जी जब इतिहास पर बोलते हैं तो फैक्ट चेक के लिए लोगों को तैयार रहना पड़ता है। इतिहास की किताब और आजकल तो गूगल के दौर में सब चीजें मिल जाती है, तो लोग तुरंत देखते हैं कि भाई जो ये बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि बिरसा मुंडा के बारे में जितनी बातें प्रधानमंत्री बोलेंगे उसमें कितनी बातें तथ्यात्मक रूप से सही है। और नरेंद्र मोदी के इतिहास ज्ञान के ऊपर सबसे शानदार व्यंग करने वाले नीतीश कुमार उनके बगलगीर होंगे। वह याद कीजिए 2013 का वो दौर जब पटना में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का पीएम कैंडिडेट बनने के बाद एक रैली की थी और उस रैली में विचित्र इतिहास ज्ञान का प्रदर्शन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य को गुप्त वंश का बता दिया था, सिकंदर को गंगा तट तक पहुंचा दिया था, तक्षशिला को भी बिहार में बता दिया था जो पाकिस्तान में है। तो इस बार बिरसा मुंडा के बारे में जो उनका इतिहास ज्ञान होगा उस कितना सही कितना गलत होगा। बगल में वही जिन पर नीतीश कुमार तंज कस रहे थे लोगों के बीच, वो तंज अभी भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं किस अंदाज में कह रहे थे कि इतिहास का तो बड़ा भारी ज्ञान है लोगों को। मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश के हो गए, ये सब बातें मैंने नीतीश कुमार ही कह रहे थे। तो कल जब बगल में बैठे होंगे तो बिरसा मुंडा के बारे में नरेंद्र मोदी का इतिहास ज्ञान कितना है, उम्मीद है कि फैक्ट चेक की किताब लेकर के या फैक्ट चेक के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह लेकर के नीतीश कुमार बैठेंगे। ये उम्मीद देश के लोगों को है, पता नहीं वो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। उससे भी बड़ी उम्मीद जमुई के लोगों को होगी कि आखिर जमुई में चल क्या रहा है। परिवारवाद और वंशवाद पर नरेंद्र मोदी बयान देते हैं, लेकिन जब जमुई में प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनके बगल में जमुई के सांसद और रामविलास पासवान के दामाद चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती भी होंगे। वहां पर इसके पहले जो सांसद थे चिराग पासवान, पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो भी वंशवाद की सियासत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहां जाकर के एक तरफ अरुण भारती बैठेंगे, दूसरी तरफ कुछ और वंशवादी नेता बैठेंगे और वहां जाकर के लोग जरूर ये उम्मीद लगा रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के परिवारवाद पर वहां से आज बयान देंगे। तो इस तरह की बयानबाजी जब प्रधानमंत्री करेंगे तो लोगों को हंसी आएगी सुन के। जब वंशवाद की बात वो करते हैं, संसद में भी कर रहे थे कि किसी विपक्षी सांसद ने सवाल उठा दिया कि आपके बगल में राजनाथ सिंह बैठे हैं, उनके बेटे भी राजनीति में है, फिर वो सकपका गए थे। तो इस तरह की चीजें चलती है, लेकिन यहां वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है। चुनाव है तो बिरसा मुंडा की याद आई है, और चुनाव के बाद बिरसा मुंडा को कौन याद करेगा, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री को बिरसा मुंडा याद रहेंगे। बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यदि नहीं होता तो झारखंड में जो आदिवासियों के अधिकार है, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को लेकर उनके मन में शंकाएं उठती रहती है, उनके समाधान के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई ठोस कदम उठाए, यह भी एक सवाल है। देश में जमीनों की लूट की जब बात होती है तो सबसे पहले ट्राइबल लैंड पर ही लोगों की नजर डाल जाती है। छत्तीसगढ़ के हंसदेव में जो हो रहा है वो जमीनें किसकी हैं? उन जमीनों से गुजारा किनका चलता है? ये सारी चीजों को, तथ्यों को लोगों ने देखा है। हेमंत सोरेन क्या आदिवासी नहीं है? अपने बूते बने इस देश के आदिवासी मुख्यमंत्री। उन्हें जेल भेजने का काम किसने किया था? कोई सबूत भी नहीं मिला, ईडी जेल भेजी, जमानत भी मिले उन्हें।
कल्पना मुर्मू को क्यों रोका जा रहा है? चुनाव प्रचार में जगह जगह अवरोध क्यों उत्पन्न किए जा रहे हैं किसी न किसी प्रकार से? क्या वो आदिवासी नहीं है? सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के हिसाब से कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेना। बाबूलाल मरांडी आज बीजेपी में है, बीजेपी छोड़कर क्यों गए थे? क्या वो आदिवासी नहीं है? अर्जुन मुंडा को सीएम की रेस से बाहर करके गैर आदिवासी नेता रघुवर दास को सीएम क्यों बनाया गया? क्या वो आदिवासी समर्थक कदम था? झारखंड राज्य की अवधारणा के पहले आदिवासी बनाम वनवासी की बहस क्यों छेड़ी गई? आदिवासियों को वनवासी कहने का काम क्यों किया गया? इन सारे सवालों पर उम्मीद है प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो बोलेंगे उसका सीधा संबंध झारखंड चुनाव से होगा और कई सारी ऐसी बातें भी निकल के सामने आएंगी जो अजीत पवार के मामले में महाराष्ट्र में निकल के आई थी। पहले पूरी तरह से उन पर हमला किया गया, उनके कथित घोटालों का जिक्र किया गया और बाद में उन्हें गठबंधन का सहयोगी बना लिया गया। यहां भी देख सकते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया है हेमंत सोरेन ने, चंपई सोरेन को, उन्हें बीजेपी अपने पाले में ले गई। बीजेपी की स्थिति आज की तारीख में क्या है? दूसरी पार्टियां अपने यहां नेताओं की ग्रूमिंग करती है, उन्हें उठा उठा कर ले जाती है। असम के मुख्यमंत्री जो पूरा झारखंड चुनाव संभाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि राहुल गांधी से मिलने पहुंचे तो राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, इससे वो नाराज हो गए। खैर, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, डिप्टी सीएम भी बने, सीएम भी बने और अब झारखंड में लगातार जमे हुए हैं। उसके आगे की परिस्थिति देखिए। बंगाल में जो पार्टी के चेहरे बने हुए हैं, विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, वो भी टीएमसी से आए थे और जहां वो सभा करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं उस इलाके की यदि बात करें तो मंच पर कई सारे लोग होंगे वंशवाद के। मैंने तो एक ही जिक्र भी आपके सामने किया कि रामविलास पासवान के बेटे पहले सांसद थे और अब दामाद सांसद है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह भी होंगे जो पूर्व मंत्री और समाजवादी नेता नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और भी कई दूसरे लोग भी होंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री यहां तथ्यात्मक रूप से बोलने के पहले मंच पर इधर उधर सर्च करा लेंगे कि भाई कोई वंशवाद की से जुड़ा हुआ वंशवादी नेता तो मंच पर मौजूद नहीं है। वो ये भी तलाशी करा लेंगे कि यहां आदिवासी समाज से जुड़े हुए फैक्ट को चेक करने वाले लोग तो नहीं है। वैसे एक बात तो यकीन के साथ कही जाती है कि नीतीश कुमार फैक्ट चेकिंग का काम बढ़िया करते हैं, जो 2013 में नरेंद्र मोदी के बारे में कराया था। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने फैक्ट चेकिंग बड़े अच्छे से कराई थी कि प्रधानमंत्री के हर भाषण के बाद एक फैक्ट सामने आ जाता था कि तथ्यात्मक रूप से यहां गलती है। तो कई सारी चीजें जब होंगी, लेकिन अब तो नीतीश कुमार सहयोगी हैं उनके, वो भी बिरसा मुंडा के बारे में तमाम अच्छी बातें बोलेंगे और जितना बिरसा मुंडा के बारे में बोलेंगे उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री की प्रशंसा करेंगे। यह बड़ा सवाल होगा कि मंच पर मौजूद लोग बिरसा मुंडा के बारे में ज्यादा बोलते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशस्ति गान में ज्यादा लगे रहते हैं। यह भी कल आज आप सब देखेंगे मंच पर कि होता क्या है। तो देखते जाइए, जमुई में जो कुछ प्रधानमंत्री बोलेंगे, कहेंगे, करेंगे, झारखंड में उसका असर हो ना हो, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब साथ बैठेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएंगी कि सियासत की दशा और दिशा क्या होती है। नीतीश कुमार जितना किसी के सामने झुकते हैं वो उतना ही सतर्क हो जाता है। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में मार्च 2022 में नरेंद्र मोदी के सामने झुके थे और उसके बाद क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी को टाटा बाय बाय कहने में, नरेंद्र मोदी की पार्टी को सरकार से निकाल बाहर करने में नीतीश कुमार ने कोई संकोच नहीं किया था। तो कब प्रशंसा वो कर रहे हैं और उस प्रशंसा के साथ किस प्रकार का अंदर खाने राजनीतिक खेल वो कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती पर, महापुरुष की जयंती पर दलीय रूप से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने की प्रवृत्ति पर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाम कसी तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के बारे में इस देश के लोगों की धारणा बदलेगी। आमतौर पर महापुरुषों की जयंती पर राजनीतिक कटाक्ष नहीं होते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खासियत रही है, वही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रही है
कि वो सीधे किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते। अगर भाजपा के लोगों को यह कह दिया जाए कि बिना नेहरू के बारे में एक शब्द बोले वो सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा करें, वो कर ही नहीं सकते, वो कर ही नहीं सकते। जैसे गली में बैठने वाले क्रिकेट के समीक्षक होते हैं, उन्हें ब्रायन लारा को नीचा दिखाने के लिए सचिन तेंदुलकर को ऊंचा दिखाना जरूरी होता है। बिना ब्रायन लारा की चर्चा किए भी सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा हो सकती है। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि पार्टी के अंदर तुलनात्मक रूप से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, वो इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो सार्वजनिक रूप से भी निकलता हुआ दिखाई देता है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज आप प्रधानमंत्री का भाषण सुनिएगा, बिना विपक्ष के नेताओं की, बिरसा मुंडा की उपेक्षा की उन्होंने ये बात बोले बिना एक महापुरुष की प्रशंसा में अगर वो 4 शब्द कह दे तो ये अपने आप में सूरज पूरब से नहीं पश्चिम में उग गया, इस तरह की बातें होंगी। क्योंकि कहने के लिए तथ्य नहीं है कि बिरसा मुंडा ने कौन सा आंदोलन चलाया, बिरसा मुंडा ने कैसे आदिवासियों की जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष किया, बिरसा मुंडा ने राज्य के अंदर किस प्रकार से अपने समय में सीमित शिक्षा और सीमित संसाधनों के दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट से लोहा लेने के लिए लोगों को तैयार किया, और कैसे कभी भी शुचिता का उल्लंघन नहीं होने दिया। इन सब चीजों पर वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन सब चीजों पर बोलने के लिए पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई पर समय देना पड़ता है और कैमरे से थोड़ा दूर रहना पड़ता है। लेकिन कैमरे से दूर रहना क्या हमारे प्रधानमंत्री को पसंद है? ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि उन्हें पसंद है या नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।